गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज मैं आपको आपकी क्षितिज पुस्तक से गद्य पाठ चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 प्रेमचंद की लिखी एक कहानी थी, दो बैलों की कथा। तो आज मैं चैप्टर नंबर 2 ल्हासा की ओर पढ़ा रही हूँ। तो ल्हासा बच्चों तिब्बत में एक जगह का नाम है। ल्हासा की ओर मतलब राहुल सांकृत्यायन इसके लेखक हैं। उनकी तिब्बत यात्रा का वर्णन है। तो यात्रा का वर्णन उस समय में बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था, क्योंकि हमारे पास आज की तरह के दूरदर्शन, मोबाइल, गूगल, ये नेट सर्चिंग की जो सुविधा है वो सुविधाएं नहीं थी। तो कोई भी व्यक्ति किसी यात्रा पर जाता था तो घर आकर वो अपने अनुभव को सुनाता अवश्य था। आपने देखा होगा ये परंपरा हमारे परिवारों में भी होती है। हमारे घर से कोई किसी स्थान पर घूमने जाएगा तो हम उसकी फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं, उससे पूछते हैं कि उसका अनुभव कैसा रहा, वहाँ उसने क्या खाया, वहाँ वो कैसे ठहरा इत्यादि। और यदि हमें भी वहीं जाना हो तो हम और इंटरेस्ट से इन बातों को सुनते हैं। तो ल्हासा की ओर पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत मतलब कोई व्यक्ति गया यात्रा पर और उसने उस यात्रा के बारे में पूरा सुनाया। तो ये पाठ इसी रूप में लिखा गया है। राहुल सांकृत्यायन बच्चों ऐसे लेखक थे जो घुमक्कड़ी में विश्वास रखते थे, यायावर थे, यानी कि हमेशा घूमते रहते थे इधर उधर। तो उन्होंने बहुत स्थान घूमे और उनके बारे में अपने अनुभवों को शेयर किया। तो ये पाठ भी हमें तिब्बत में ल्हासा की ओर जाने के मार्ग का वर्णन, मार्ग में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन, या वहाँ के लोगों का वर्णन, या लेखक को एक गाइड तरह का कोई साथी मिल गया था, उसका सुमति का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। और वहाँ के खान पान, पहनावे, वहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं का वर्णन भी इस पाठ में है। तो हम लेखक के बारे में जानते हैं। लेखक ने बच्चों जब हम बचपन में पढ़ते थे तब भी हमने इनका एक लेसन पढ़ा था, जो भी यात्रा वृत्तांत पर आधारित था। तो वो स्टार्ट होता था, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। मतलब जब तक हम युवा हैं, हमारे शरीर में ताकत है, तब तक हमें अपने आसपास, अपनी दुनिया के बारे में, अपने देश के बारे में जान लेना चाहिए, वहाँ घूम घूम कर। क्योंकि बाद में यदि हम सोचेंगे भी तो हम जा नहीं पाएंगे, हमारा शरीर हमें आज्ञा नहीं देगा। तो इसके लेखक का परिचय देते हुए ये पाठ मैं आरंभ कर रही हूँ। तो राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में 1893 में हुआ था बच्चों। ठीक है, उनका नाम जो था वो केदार पांडे था। बाद में उन्होंने अपना, लेखक अक्सर अपना नाम बदल लेते हैं। तो उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ली थी, क्योंकि वो लंका भी गए थे। तो उन्होंने पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था उन्हें, क्योंकि वो घूमते रहते थे। उन्हीं के ज्ञान के आधार पर उन्हें महापंडित राहुल सांकृत्यायन भी कहा जाता था। उन्होंने संसार में अनेक देशों की यात्रा की, अनेक शहरों की यात्रा की। ठीक है, तो यहाँ हम इस पाठ में बच्चों जो पढ़ने जा रहे हैं वो है, लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। तिब्बत यात्रा उस समय बहुत कठिन हुआ करती थी, क्योंकि नेपाल के रास्ते जाकर तिब्बत पहुंचना होता था। सीधे आजकल जो रास्ता है वो उस समय नहीं था। तो उन्होंने, और जाने भी नहीं देते थे। तो एक बार तो उन्होंने भिखमंगे के रूप में भी ये यात्रा की। इसी यात्रा का उन्होंने वर्णन किया है, जो भिखमंगे के रूप में यात्रा की थी। इस यात्रा में, अपनी यात्रा के साथ उन्होंने तिब्बती समाज का भी वर्णन किया है। तो आपके लिए ये पैराग्राफ के लिए और तिब्बत के बारे में थोड़ी बहुत बातें जानने के लिए और प्रश्न उत्तर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। मैं रीडिंग कर रही हूँ, जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे आपको समझाना है मैं समझा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। और जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप बुक अवश्य खोलिएगा, बिना बुक खोले आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको पाठ का नाम याद करना है, लेखक का नाम याद करना है। आइए हम आगे बढ़ें।
वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। उस रास्ते की बात कर रहे हैं लेखक जिससे वो गए थे। फरी कालिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, पहले जब रास्ता नहीं खुला था मेन रास्ता, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती। तो हिंदुस्तान को भी जो भेजना होता था तिब्बत, इसी रास्ते से भेजता था, नेपाल के रास्ते। यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। केवल बिजनेस नहीं होता था बल्कि आर्मी भी इसी रास्ते से जाती थी। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आज जिनमें जब लेखक गए हैं उसमें जिनमें फौजी रहते थे उनमें कभी चीनी सैनिक भी रहा करते थे। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, तो अब वो मकान पुराने हो गए हैं और गिर गए हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, एक किला सा था, उसमें अब किसान रहते हैं। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, मतलब वहाँ के घरों में लगता है कुछ चहल पहल है क्योंकि वहाँ किसान रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रत्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तो ऐसे ही एक चीनी किले में कुछ लोग रहते थे। लेखक वहाँ चाय पीने के लिए रुके क्योंकि वो यात्रा कर रहे थे और उन्हें बीच बीच में चाय की आवश्यकता होती थी। ठीक है, तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। तो बहुत सी तकलीफ़ हैं इस यात्रा में बच्चों। आज की तरह यात्रा नहीं हुई थी कि बाई एयर गए और तुरंत आ गए। पैदल चलना पड़ता था, बहुत कठिन यात्रा होती थी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। ये प्रश्न भी बन रहा है आपका कि तिब्बती समाज किस तरह का था। ठीक है, न औरतें पर्दा ही करती हैं, तो स्त्रियों के लिए भी अलग मानदंड थे। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। तो जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनको लोग कि वो चोरी कर लेंगे, अपने घर में नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं, वरना वहाँ के लोग इतने ओपन माइंडेड हैं कि किसी भी मेहमान को अपने घर में बुला लेते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देंगी। तो चाय को अगर आप अपना सामान दे देंगे तो वो चाय बना देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौंडी में कूट उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में, खोटी जिसे कहा जाता है, उसमें रख के आपको दे देंगे। तो वहाँ क्या रिवाज है बच्चों, कोई भी यात्री यात्रा करता है, क्योंकि वहाँ होटल ज़्यादा नहीं है, तो वो घरों में अपनी चाय का सामान दे देते हैं और वो लोग उन्हें चाय बनाकर दे देते हैं। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा। तो यदि आपको लगता है आपके द्वारा दी गई सामग्री अगर अगर आपके द्वारा दी गई सामग्री आपको लगता है कि वो चाय में नहीं डालेंगी, तो वो सामान आप अपने सामने भी डाल सकते हैं। वहाँ स्पेशल चाय बनती है बच्चों जिसमें मक्खन डाला जाता है, तो आप खुद जाकर चौंगी में मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो जब चाय तैयार हो जाती है उसमें नमक और मक्खन मिलाया जाता है, तो अलग तरह की चाय है। तो ये वहाँ की सांस्कृतिक परंपरा या सामाजिक व्यवस्था किस तरह की है। ठीक है, परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे, तो यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके थे, चाय पी और आगे जाने लगे, तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। तो एक आदमी पैसे मांगने लगा कि आप इस रास्ते जा रहे हैं, पैसे देकर जाइए। हमने वह दोनों चिटें उससे दे दी। हमने लेखक के हाथ में कुछ लिखा हुआ रखा था, वो उसने उसको दे दिया। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। तो लेखक थोंगला नामक जगह के आखिरी गांव में पहुंच गए उसी दिन। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे भी। सुमति लेखक के साथ चलने वाला टूरिस्ट गाइड तरह का व्यक्ति था जो वहीं का लोकल था। तो सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे भी, तो और कुछ भीख मांगने वाले लोग भी। फिर भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, लेकिन ठहरने के लिए हमें रुकने के लिए, रात काटने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। लेखक कहते हैं कि ये तो उनकी पहली यात्रा थी, लेकिन जब बाद में वो अपनी दूसरी यात्रा में गए तो एक जेंटलमैन के रूप में गए। ये पाठ लेखक ने बाद में लिखा है। तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली। तो उनको रहने की जगह किसकी वजह से मिल गई बच्चों? सुमति की वजह से, क्योंकि सुमति जो था लोकल था वहाँ का, उसकी जान पहचान थी।
और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। लेकिन दोबारा उनको जगह अच्छी नहीं मिली और सबसे खराब जगह में उन्हें ठहरने को दिया गया। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, लेकिन वो कहते हैं कि शायद मूड पर भी निर्भर है कि उस समय व्यक्ति क्या सोच रहा होता है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। तो वहाँ के लोग छंग एक तरह की शराब है जो ठंड में अपना तापमान बनाए रखने के लिए पीते हैं, तो उसको इतना पी लेते हैं कि उन्हें अपना होश हवास नहीं रहता। तो लेखक कहता है कि इस पर भी निर्भर करता है कि उस समय मतलब ठहरने की जगह देने का व्यक्ति का मन कैसा है। हो सकता है किसी टूरिस्ट को बहुत अच्छी जगह में जगह मिल जाए और किसी को अच्छी जगह में जगह ना मिले, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह कितना नशे में है और वह दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है। अगला देखिए, अब हमें सबसे विकट डांडा, डांडा मतलब पर्वत, ऐसा पर्वत जो कठिन होता है, थोंगला पार करना था। थोंगला जिसका नाम है, डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। डांडे मतलब ऊंचे नीचे पर्वत होते हैं, तो उसमें दूर तक दिखाई नहीं देता, कहीं सड़क सीधी नहीं होती है जिसमें सामने दिखाई दे, तो इसलिए ये खतरनाक जगह होती हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। तो इन पर्वतीय इलाकों में क्योंकि रहने लायक जगह नहीं है, तो होता क्या है कि कोई गांव नहीं होते हैं वहाँ पर। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। तो नदियाँ मुड़ती हैं, पहाड़ होते हैं, तो दूर दूर तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता है बच्चों वहाँ पर, इसलिए वहाँ डर आता है। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। अगर किसी डाकू को किसी यात्री को लूटना है तो ये सबसे अच्छी जगह होती है। तिब्बत में गांव में अगर खून हो जाए तो खूनी को सजा भी मिलती है। अगर तिब्बत में जाकर किसी का खून हो जाए तो खून करने वाले को सजा तो मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। लेकिन यदि ऐसी जगह में किसी को मार दिया जाए, कोई गवाह नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, तो कोई सजा नहीं हो सकती। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह तो कोई मिल ही नहीं सकता। तो अगर खून का मुकदमा किसी पर करना है तो बच्चों क्या चाहिए, विटनेस चाहिए, गवाह चाहिए। तो वहाँ गवाह बनने को कोई तैयार नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ खून करना, किसी को मार देना आसान है। तो लेखक डरे भी। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। डकैत ये नहीं देखते कि आदमी के पास पैसा है या नहीं है, पहले आदमी को मार देते हैं, उसके बाद उसे चेक करते हैं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए होते हैं। तो कोई आम एक्ट नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि लाठी, पिस्तौल और बंदूक, ऐसे ही जैसे लाठी लेकर लोग घूमते हैं, इस तरह पिस्तौल लेकर वहाँ के लोग घूमते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। तो डाकू यदि जान से ना मारे, डाकू जान से क्यों मार देते हैं लोगों को, क्योंकि बाद में अगर वो व्यक्ति को नहीं मारेंगे तो वो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो पहले व्यक्ति को मारते हैं फिर उन्हें लूटते हैं। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया, तो वहाँ जाकर हमें पता लगा जहाँ की ओर हम जा रहे थे वहाँ क्या हो गया था, खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, क्योंकि उन्हें, लेखक को लग रहा है कि उन्हें कोई मारेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने भिखमंगों के समान कपड़े पहन रखे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल, और जैसे ही लेखक को लगता था कोई डाकू आ गया है तो वो खुद क्या करते थे, एक अपनी कैप निकाल लेते थे और मुंह से आवाज़ करते कुची कुची, 1 पैसा, मतलब दया करके मुझे 1 पैसा दे दो, भिखारी की तरह एक्टिंग करने लगते थे ताकि उन्हें कोई मारे नहीं। कहते ही भीख मांगने लगते, लेखक स्वयं भीख मांगने लगते डाकुओं से बचने के लिए। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, लेकिन सामने, तो लेखक वहाँ की परिस्थितियाँ बता रहे हैं। ये आपके प्रश्न के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वहाँ कैसा माहौल था, ठीक है। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते,
तो पहाड़ स्टीप ऊंचाई होती है, चढ़ाई होती है, और पीठ पर अपने ज़रूरत का सारा सामान था, तो लेखक के लिए मुश्किल हो रहा था। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था, 16-17 मील आगे था बच्चों। पड़ाव मतलब रुकने की जगह। तो उन्हें पहाड़ पर चढ़ना था और 16-17 किलोमीटर आगे जाकर उनको रुकने की जगह मिलती। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकौर तक के लिए 2 घोड़े कर लो। तो सुमति से कहा कि लंकौर नामक स्थान के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो उनमें सामान रख लेंगे और कभी कभी उन पर चढ़कर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि लेखक की हिम्मत जवाब दे रही थी। तो उन्हें लगा कि यहाँ से घोड़े कर लेने चाहिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है समझने के लिए। आप समझ गए होंगे कि ये तिब्बत के लिए की गई एक कठिन यात्रा का वर्णन है। ठीक है, जिससे मतलब उस समय के जो पाठक थे, पढ़ने वाले लोग थे, वो तिब्बत की यात्रा के बारे में समझ सकते, और यदि उन्हें जाना होता तो उन कठिनाइयों के लिए वो अपने आप को तैयार कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से पाठ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला फिर अगली क्लास में। तो थैंक यू 9th क्लास, थैंक यू बच्चों।